100 शेरों की एक फ़ौज बनाओ और उसका लीडर एक कुत्ता बना दो तो सब के सब कुत्ते की मौत मरेंगे, और 100 कुत्तों की एक फ़ौज बनाओ और उसका लीडर एक शेर बना दो तो सब के सब शेर की तरह लड़ेंगे और जंग जीत जाएंगे। ये वर्ड्स थे नेपोलियन बोनापार्ट के। वो एक ग्रेट लीडर था और अपनी नेशन को भी ग्रेट बनाना चाहता था। वो कहता था अपनी नेशन से कि मेरी नेशन, तुम मुझे ग्रेट मदर्स दो, मैं तुम्हें एक ग्रेट नेशन देता हूँ। उसे यूरोप में जूलियस सीजर और अलेक्जेंडर की टक्कर का लीडर माना जाता है। उसके बारे में कहा जाता था कि वो अनडिफीटेबल है, यानी कि आप उसे हरा नहीं सकते। और देखा जाए ये बात ठीक भी थी। उसे अपने टाइम में कोई कंट्री अकेले हरा नहीं सका, बल्कि उसको हराने के लिए, गिराने के लिए सब के सब मिल गए और उन्होंने प्लान करके नेपोलियन को हथियार डालने पर फोर्स किया। आज हम नेपोलियन बोनापार्ट की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहें। नेपोलियन 15 अगस्त 1769 में कॉर्सिका के एक आइलैंड में पैदा हुआ था। कॉर्सिका का ये आइलैंड जो है 1768 में फ्रांस ने इटली से परचेज़ किया था। इसी वजह से नेपोलियन कहता था कि मैं उस वक्त पैदा हुआ जब मेरा देश, मेरा कंट्री मर रहा था। नेपोलियन को बचपन से ही जंग के खेल बहुत पसंद थे और उसकी माँ ने उसके इस पैशन को, शौक़ को देखते हुए एक छोटी सी आर्मी यूनिफॉर्म बना रखी थी। और जब वो अपनी माँ को खुश करता, उसके काम में हाथ बढ़ाता, तो नेपोलियन की माँ उसे आर्मी यूनिफॉर्म पहनाया करती थी और नेपोलियन खुश हो जाता था। नेपोलियन जब बड़ा हुआ तो उसकी एक आर्मी एकेडमी में उसे एडमिशन मिल गया। बचपन में नेपोलियन इतना खूबसूरत और अच्छी शक्ल का नहीं था कि लोग उससे अच्छे से डील करते, पर उसमें जो करेज थी, जो हिम्मत थी, वो कुछ लोग देख सके और इसलिए उन्होंने कहा था कि ये बच्चा बड़ा होकर कॉर्सिका को फ्रांस से आज़ादी दिलाएगा। और नेपोलियन भी स्टार्ट में यही चाहता था कि कॉर्सिका को फ्रांस से आज़ादी दिलाई जाए। वो फ्रेंच भी नहीं बोल पाता था, जिस वजह से उसे स्कूल के बच्चे तंग करते थे। उसे एकेडमी जो फ्रांस में थी, उससे पूछते थे कि वो यहाँ क्या करने आया। उसका भाई भी उसके साथ एकेडमी में था, पर बच्चे उसे इतना तंग नहीं करते थे बिकॉज वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं देता था ज़्यादा। पर नेपोलियन की नेचर ऐसी नहीं थी। उसका भाई जो उससे 1 साल बड़ा था, वो अक्सर भाग जाता था जब क्लास के लड़के उसे तंग करते थे। पर नेपोलियन की नेचर में बचपन से ही मैदान से भागना नहीं था। वो डटकर मुकाबला करता था, फेस करता था। नेपोलियन उन फ्रांसीसी बच्चों को कहता था कि कॉवर्ड्स, तुम मुझ अकेले के अगेंस्ट 100 की क्वांटिटी में ठीक ऐसे ही हो जैसे तुम्हारे बाप दादा कॉर्सिका की 10,000 फौज के सामने 30,000 आर्मी लेकर आए थे कॉर्सिका को कैप्चर करने, उस पर कब्जा करने के लिए। पेरिस की एकेडमी में नेपोलियन को अभी 1 साल ही हुआ था कि उसके फादर की डेथ हो गई थी। ये लड़का जो अभी 15 साल का ही था, उस टाइम में भी एक मजबूत पिलर की तरह अपनी फैमिली के साथ खड़ा हुआ और कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसने अपने फादर की शेयर की। नेपोलियन ने जब एकेडमी पास आउट की तो वो एक बटालियन का पार्ट बन गया। ये वही लड़का था जिसे आगे जाकर फ्रांस का शहंशाह बनना था। नेपोलियन की ट्रेनिंग जब कंप्लीट हुई और वो एक सब लेफ्टिनेंट बना, तो उस टाइम उसका एक छोटा भाई भी उसके साथ आकर रहने लगा है। एक छोटे से कमरे में इन दोनों का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। उस टाइम पर नेपोलियन की सैलरी भी इतनी अच्छी नहीं थी। समटाइम्स वो दिन में एक बार ही खाना खाते थे, पर ऐसे में भी उसने अपनी फैमिली को सपोर्ट किया था। वो किसी भी मैदान से पीछे हटने वाला नहीं था। ये तो चीज़ उसकी नेचर में थी ही नहीं। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में नेपोलियन कुछ टाइम के लिए अपने घर कॉर्सिका के आइलैंड पर आ गया था और यहाँ आके उसकी जनरल पावली से लड़ाई हो गई थी और उसे कॉर्सिका छोड़ना पड़ा। काफ़ी टाइम वो फ्रांस से दूर रहा, फिर फ्रांस आकर वो जैकोबिन क्लब का मेंबर बन गया। नेपोलियन कई बार जो है उसने रेवोल्यूशनरीज का साथ दिया था बिकॉज वो रेवोल्यूशन के फेवर में था। पर उसकी सक्सेस और उसका नाम तब चर्चा में आया जब टोलोन की जंग हुई। उसने ब्रिटिश फोर्सेस को भागने पर मजबूर कर दिया। 18 सितंबर को नेपोलियन ने टोलोन शहर को कैप्चर कर लिया था और नेपोलियन की इस विक्ट्री ने उसका नाम फ्रांस में मशहूर कर दिया था। नेपोलियन जो है वो आप देखेंगे उसको कि वो हर फेज़ में
पीछे हटने के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है, वो आगे बढ़ता जाना चाहता था। और टोलोन की जंग के टाइम एक और इसके साथ एक्सीडेंट हुआ, नेपोलियन को एक मैसेज आगे की एक चौकी में भेजना था और वहाँ ब्रिटिश फोर्सेस रास्ते में थी। नेपोलियन ने कहा कि मेरे पास कोई दिलेर सिपाही लेकर आओ जो इस मैसेज को आगे डिलीवर कर सके, और उसके पास एक 22 साल का यंग लड़का भेजा गया। उस यंग लड़के को उसके पास भेजा गया और उससे कहा, नेपोलियन ने कहा जॉन से कि तुम जाओ और सामने जो चौकी देख रहे हो वहाँ जाके ये मैसेज उन चौकी के सोल्जर्स को दे दो। और बीच में पड़ती थी वहाँ ब्रिटिश आर्मी की चौकी। तो नेपोलियन ने कहा कि अपना ये आर्मी कोड जो है इसको तुम उतार दो। जॉन ने कहा, सर मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं एक सोल्जर हूँ, आप इस काम के लिए किसी एजेंट को सेलेक्ट करें। नेपोलियन ने कहा, तुम मेरे ऑर्डर्स को डिनाई कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है ऑर्डर्स को डिनाई करने पर क्या पनिशमेंट दी जाएगी। उसने कहा, सर मैं ऑर्डर्स फॉलो करने पर एग्री करता हूँ, बट या तो मैं अपनी यूनिफॉर्म पहन के वहाँ जाऊँगा, अदरवाइज़ दूसरी कंडीशन में मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। नेपोलियन ने कहा कि अंग्रेज़ तुम्हें मार देंगे। इस पर उस सोल्जर ने कहा, सर मेरे पास स्वॉर्ड है और एक गन भी है, अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो इस राइफल में जितनी भी गोलियां हैं मैं उन्हें मार दूंगा। और फिर वो सोल्जर चला गया। नेपोलियन ने ये कहा, उसके जाने के बाद कहा, ये सोल्जर ज़रूर इस काम को करके आएगा। नेपोलियन खुद एक यूनिक डायमंड की तरह था और वो डायमंड्स को, हीरों को पहचानने का हुनर भी जानता था। उसने उस सोल्जर, उस सिपाही का नाम जो है वो जान लिया। और एक टाइम आया जब नेपोलियन शहंशाह बना तो उस सार्जेंट को एडी कैम बनाया गया, नेपोलियन का राइटर बनाया गया। नेपोलियन की टोलोन की सक्सेस के बाद नेपोलियन को ब्रिगेडियर जनरल बना दिया गया था और उसके कुछ टाइम बाद रॉबस्पियर जो कि जैकोबिन क्लब का हेड था उसे गुलोटीन कर दिया और नेपोलियन भी पहले जैकोबिन क्लब का पार्ट रहा था, सो उसे कैद कर लिया गया। पर यह कैद ज़्यादा टाइम के लिए नहीं थी, बिकॉज लोग जानते थे कि नेपोलियन एक बेहतरीन फौजी कमांडर है और एक ट्रू पैट्रियट है। 1795 में नेपोलियन की मुलाकात जोसेफाइन से हुई। वो एक फ्रांसीसी ऑफिसर की विडो थी, उसके हस्बैंड को गुलोटीन कर दिया गया था और उसका एक बेटा और बेटी पहले से ही थे और वो नेपोलियन से 2 साल बड़ी भी थी। फिर भी नेपोलियन ने जोसेफाइन से शादी कर ली। जोसेफाइन के ताल्लुकात फ्रांस से में डायरेक्टरी तक थे और ये डायरेक्टरी वही थी जो फ्रांस को चला रही थी एट दैट टाइम। जोसेफाइन से शादी के बाद नेपोलियन चीफ कमांडर बना दिया गया था। अब ये जोसेफाइन से शादी करने का गिफ्ट था, ये नेपोलियन की अपनी एबिलिटीज़, ये तो आप खुद भी जज कर सकते हो। कुछ लोगों ने उसे जोसेफाइन से शादी करने का गिफ्ट कहा, पर ये बात फैक्ट नहीं थी। नेपोलियन खुद भी कुछ कम नहीं था और डायरेक्टरी जानती थी कि उसे नेपोलियन जैसे बंदे की बहुत ज़रूरत है। 27 मार्च 1796 को एज अ जनरल नेपोलियन ने फौज की कमांड ली और फिर नेपोलियन का असल सफ़र शुरू हुआ। अब तक जो भी हो रहा था वो फ्रांस में था। अब फ्रांस के बाहर के लोगों को भी पता चलना था कि इस दुनिया में एक ग्रेट लीडर आ गया है जिसको मात देना आसान नहीं है। नेपोलियन ने जब फ़ौज की कमांड ली तो उसकी फ़ौज की कंडीशन बहुत ख़राब थी, जिस्म पर ठीक से कपड़े नहीं थे, पेट में खाना नहीं था और अब इस फ़ौज को इटली से लड़ने जाना था। सो नेपोलियन खड़ा हुआ और उसने कहा, ए मेरे जवानों, तुम नंगे हो, भूखे हो, पर ऐसी कंडीशन में भी तुम्हारा पेशेंस, तुम्हारा करेज एक पहाड़ की तरह है। मैं तुमको दुनिया के बेहतरीन शहरों में ले जाऊंगा, वहाँ के बागात तुम्हारे होंगे, वहाँ की बिल्डिंग्स तुम्हारी होंगी, वहाँ की दौलत तुम्हारी होगी, इज्जत, दौलत, शौहरत सब तुम्हारे कदमों में होगी। तो बताओ, क्या तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो? सो जो फौज अब तक निढाल खड़ी थी उनमें एक ऐसी ताकत आ गई जिसका फेस करना इटली के फेवर में नहीं था। और अपने इस स्टेटमेंट के बाद नेपोलियन फौज में बहुत मशहूर हो गया था। सोल्जर्स को पता चल गया था कि कोई ऐसा मौजूद है जो इन सोल्जर्स की परवाह करता है, फिक्र करता है। और नेपोलियन ऐसा था भी, वो अपने सोल्जर्स की केयर करता था। जंग के बाद जाकर इंजर्ड सोल्जर से मिलता था, उन्हें बहुत हिम्मत देता था। वो इन्हीं कामों की वजह से नेपोलियन पूरी फौज में बहुत पसंद किया जाने लगा था।
नेपोलियन पैदा तो फ्रांस में हुआ था, मगर उसकी माँ इटली से बिलोंग करती थी, इसलिए उसे कुछ ना कुछ मदद मिली। बचपन में तो नेपोलियन का अपना एक्सेंट भी इटालियन ही था। इटली इस वॉर में नेपोलियन ने एक बेहतरीन चाल चली। उसके सामने ऑस्ट्रिया और सार्डिना की फोर्सेस थी जो कि इटली को डिफेंड कर रही थी, बचा रही थी। सो नेपोलियन ने उन दोनों फोर्सेस को एक दूसरे से अलग कर दिया और फिर अलग अलग दोनों को हार मारने पर मजबूर कर दिया। 28 अप्रैल 1796 को बादशाह ने नेपोलियन से जंग बंद करने का फैसला कर एग्रीमेंट किया और नेपोलियन ने इटली को कैप्चर कर लिया। जब नेपोलियन अपनी फौज के साथ इटली से वापस फ्रांस आया तो फ्रांसीसी जो जंग को पसंद नहीं करते थे अमेरिका को हेल्प करने में और इंग्लैंड से वॉर करने पर, जिन लोगों ने फ्रांस के बादशाह को गुलोटीन कर दिया था, उसका सर काट दिया था, अब वही लोग नेपोलियन के जंग से वापस आने पर उसको रेड कारपेट से वेलकम कर रहे थे। बिकॉज फ्रांस ने इससे पहले जितनी जंगें लड़ी उनमें ज़्यादातर फ्रांस को लॉस ही फेस करना पड़ा था, पर इटली के केस में ऐसा नहीं था। इटली एक रिसोर्सफुल लैंड थी, वहाँ की फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल कंडीशन भी अच्छी थी उनके ट्रेड रूट की वजह से। और इस वॉर से अब यूरोप को भी पता चल गया था कि नेपोलियन नाम का एक लीडर है, एक कमांडर है जिसे हराना आसान काम नहीं। नेपोलियन जब इटली से वापस पेरिस गया तो वो एक नेशनल हीरो बन गया था और जो डायरेक्टरी रूल कर रही थी फ्रांस पर वो डर गई नेपोलियन की इस फेम से। डायरेक्टरी चाहती थी कि नेपोलियन को पेरिस से दूर रखा जाए, इसलिए उसे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बना दिया गया ताकि जहां आर्मी जाए वहां नेपोलियन को भी जाना पड़े। और फिर डायरेक्टरी ने उसे ऑर्डर्स दिए कि वो इंग्लैंड पर दावा बोल दे, पर नेपोलियन ने अपनी पूरी ऑब्जर्वेशन के बाद कहा कि हम एक मजबूत नेवी के बगैर इंग्लैंड पर से जंग नहीं कर सकते। इंग्लैंड की नेवी भी काफ़ी मजबूत थी, ताकतवर थी। नेपोलियन ने डायरेक्टरी से कहा कि क्यों ना हम इजिप्ट पर हमला कर दें। वो इजिप्ट पर हमला करके इंग्लैंड का ट्रेड रूट ख़त्म करना चाहता था। नेपोलियन जानता था कि इंग्लैंड से लड़ने से पहले उसका ट्रेड का सिस्टम ख़त्म किया जाए। बेसिकली तो नेपोलियन इंडिया आना चाहता था क्योंकि वो उसे वहाँ पर बुलाया जा रहा था। और बुला कौन रहा था आप देखेंगे कि टीपू सुल्तान उसे कॉल करके बुला रहे थे कि वो आके उन्हें ब्रिटिशर्स से छुटकारा दिलवाए। नेपोलियन खुद भी जानता था जब तक ब्रिटिशर्स की जो कॉलोनीज पूरे वर्ल्ड में हैं उनको ख़त्म नहीं किया जाता, जब तक ब्रिटिशर्स को हराया नहीं जा सकता। नेपोलियन ने जब डायरेक्टरी से कहा कि हमें इजिप्ट को कैप्चर करना चाहिए ताकि हम इंग्लैंड का ट्रेड रूट ख़त्म कर दें, तो डायरेक्टरी जो कि इस एक्ट के फेवर में नहीं थी पर फिर भी एग्री कर गई। वो इसलिए बिकॉज डायरेक्टरी जो है वो नेपोलियन को फ्रांस से, पेरिस से दूर रखना चाहती थी। सो फिर स्टार्ट हुआ टोलोन एक्सपेडिशन और नेपोलियन को किसी को पता नहीं चलने दिया कि वो करने क्या जा रहा है। देखने वालों को तो लगता था कि वो इंग्लैंड से जंग की तैयारी कर रहा है, पर वो निकला था, आप देखेंगे, इजिप्ट को कॉन्कर करने के लिए। और रास्ते में माल्टा के आइलैंड को उसने 12 जून 1798 को कैप्चर कर लिया था। ये वही आइलैंड था जिसे ऑटोमन्स कैप्चर नहीं कर पाए थे। ब्रिटिश नेवी भी कैप्टन नेल्सन की कमांड में रोम के समंदर में घात लगाए बैठी थी, पर नेपोलियन की स्ट्रेटजी थी या खुशकिस्मती कि नेपोलियन का फ्लीट उनके हाथ नहीं लगा और नेपोलियन अलेक्जेंड्रिया पहुंच गया। उसने अलेक्जेंड्रिया को भी बहुत आसानी से कैप्चर कर लिया और फिर नेपोलियन ने टर्क्स को हरा के कायरा को कैप्चर किया। और नेपोलियन इजिप्ट का बादशाह था, उसने अपनी रास्ते में अपनी फ़ौज को पिरामिड्स दिखाते हुए कहा, देखो तुम एक ऐसी जगह को कैप्चर करने आए हो जो अपना एक अलग स्टेटस, एक हिस्ट्री रखती है। और ये बात ठीक भी थी बिकॉज इजिप्ट अपने टाइम में एक सुपर पावर हुआ करती थी, जैसा आज के टाइम में अमेरिका और रशिया हैं। एक साइड पर नेपोलियन जो है वो कायरा को कैप्चर कर चुका था और दूसरी साइड पर ब्रिटिशर्स जो हैं वो ब्रिटिश नेवी का कमांडर नेल्सन, वो भी नेपोलियन को ढूंढते ढूंढते इजिप्ट आ गया था। और वहाँ नेल्सन ने फ्रांसीसी नेवी के जो 17 शिप्स थे उनमें से 13 को कोलैप्स कर दिया, तबाह कर दिया था। 4 बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागे थे। इसके बीच में एक स्टोरी भी हुई थी, आपने बचपन का कभी सुनी हो, कैसा बयान का, जो हमने
स्कूल क्लासेस में पढ़ी है। कैसा बयान का एक जो बच्चा था, एक फ्रांसीसी नेवी के अफसर का लड़का था, उसका बाप उसे ऑर्डर देकर गया था शिप में कि जब तक वो कैसा बयान का ऑर्डर ना दे वो शिप के डेक पर खड़ा रहे, और वो लड़का शिप के डेक पर खड़ा रहा, ऑर्डर्स का वेट करता रहा। शिप पर एक गोला आकर लगा और शिप ब्लास्ट हो गया। ब्रिटिश नेवी के ने फ्रेंच नेवी को ऑलमोस्ट तबाह कर दिया था। और यहाँ इजिप्ट में भी नेपोलियन को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। यहाँ रेवोल्यूशनरीज ने नेपोलियन का जीना हराम कर रखा था। नेपोलियन अब समझ गया था कि वो इजिप्ट में बुरी तरह फंस गया है। सी में नेल्सन था और लैंड पर टर्क्स और ब्रिटिश सोल्जर्स। सो नेपोलियन ने किसी तरह इजिप्ट से जाने की सोची और वो नेल्सन से ब्रिटिश नेवी से बचकर फ्रांस पहुंचने में कामयाब हो गया। बैटल ऑफ द नाइल जो फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान हुई, इससे फ्रांस की नेवी तबाह हो गई थी और नेपोलियन का इंडिया आने का ख्वाब पूरा नहीं हो सका था। नेपोलियन इजिप्ट में अपनी फ़ौज को छोड़कर आ गया था। इजिप्ट तो उसकी फोर्सेस के पास था, पर 13 अगस्त 1801 में इजिप्ट में मौजूद फ्रेंच फोर्सेस को टर्क्स और ब्रिटिश ने हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। इजिप्ट से वापसी पर भी फ्रांस के लोगों ने नेपोलियन का वेलकम किया था, बिकॉज जो डायरेक्टरी रूल कर रही थी फ्रांस पर, फ्रांस के लोगों को उनसे कुछ होप नहीं थी। नेपोलियन जब इजिप्ट को कैप्चर कर रहा था तब भी डायरेक्टरी उन रीजन्स को जिनको नेपोलियन ने कैप्चर कर रखा था डिफेंड नहीं कर पाए थे। जो इटली नेपोलियन ने कुछ टाइम पहले ही कैप्चर किया था, वो इटली अब फ्रांस के हाथ से चला गया था। ऐसे में नेपोलियन ने फ्रांस पहुंचकर डायरेक्टरी रूल को ख़त्म कर दिया और फ्रांस का फर्स्ट कॉन्सुलेट बन गया। और अब देखा जाए तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस को एक लीडर मिल गया था जो फ्रांस को यूरोप में प्रूव करने वाला था। नेपोलियन ने जान लिया था कि अभी वो इंग्लैंड से लड़ने की कंडीशन में नहीं है, सो उसने इंग्लैंड से वॉर करने के बजाय इंग्लैंड को लेटर लिखे कि वो पीस चाहता है। ब्रिटिशर्स ने नेपोलियन के लेटर का ये आंसर दिया कि पहले बोरबोन फैमिली के किंगडम को तुम एक्सेप्ट करो, फिर ही पीस की ट्रीटी साइन होगी। पर नेपोलियन ने इसका जवाब ये दिया कि फ्रांस को एक निकम्मी फैमिली को सत्ता से हटाने का, पावर से हटाने का वैसा ही राइट है जैसे एक सेंचुरी पहले ब्रिटिशर्स को था, और ब्रिटिशर्स ने स्टॉर्ट फैमिली के किंगडम को ख़त्म किया था। नेपोलियन समझ गया था कि ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड उसे आसानी से राज करने नहीं देंगे, और नेपोलियन ये भी जानता था कि इंग्लैंड से लड़ने का सही टाइम नहीं आया है, तो उसने ऑस्ट्रिया पर धावा बोल दिया। और ये एक और एक्सीडेंट नेपोलियन के साथ हुआ कि जब वो कॉन्कर करने जा रहा था तो उसके सामने एक एलेप पहाड़ आया। उस माउंटेन के बारे में ये बात मशहूर थी कि कोई भी फौज आज तक उससे गुजर कर नहीं जा सकी थी, और उसकी फौज भी डर गई कि जो फौजी जंग में थे वो सोच रहे थे कि हम जंग में तो नहीं मारे गए, लेकिन इस माउंटेन से गिरकर ज़रूर मारे जाएंगे। ऐसे में नेपोलियन ने बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी बनाई। उसकी फ़ौज के ऑफिसर्स को और बाकी फ़ौज को एलेप पहाड़ के नाम का तो पता था, पर ये नहीं पता था कि ये एलेप पहाड़ है कहाँ। सो जब एलेप पहाड़ उनके रास्ते में आया तो नेपोलियन ने उन फौजियों से कहा कि ये तो एक छोटा सा एलेप माउंटेन है, ये एक छोटा सा माउंटेन है, एलेप माउंटेन तो अभी आगे है, बहुत दूर है, एलेप माउंटेन तो बहुत बड़ा है, तुम एक छोटे से पहाड़ पे चढ़ने से डर रहे हो। तो उसकी फौज ने उसे एक छोटा सा पहाड़ समझकर पार कर लिया, और अब उसकी फौज के सामने खुले मैदान थे। नेपोलियन की फौज नेपोलियन से पूछने लगी एलेप माउंटेन कब आएगा। तो नेपोलियन ने कहा उस माउंटेन को तो तुम कब पीछे छोड़ आए हो, तुमने एक बड़ी ताकत का फेस कर लिया है, अब तुम्हारे सामने ऑस्ट्रिया की एक छोटी सी फौज खड़ी है, सो इनको फेस करो, इनका मुकाबला करो। 14 जून को मोरिंगो के मैदान में दोनों फौजें एक दूसरे के सामने थीं। स्टार्ट में तो ऐसा लगा कि ऑस्ट्री फोर्सेस जंग जीत जाएंगी, लेकिन नेपोलियन के साथ एक बटालियन उस वक्त आकर जुड़ गई और नेपोलियन ने ऑस्ट्री फोर्सेस को भागने पर मजबूर कर दिया। आप देखेंगे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खून खराबा हुआ, लेकिन नेपोलियन जो है वो जीत गया। मोरिंगो में नेपोलियन ने एक दिन में
सारा पूरा इटली कॉन्कर कर लिया था। ऑस्ट्रिया से इटली, बेल्जियम और लग्जमबर्ग का एरिया लेने के बाद नेपोलियन ने स्पेन, नेपल्स और पुर्तगाल से अलग अलग एग्रीमेंट किए। नेपल्स ने एल्बा आइलैंड फ्रांस के हवाले कर दिया। ये एल्बा आइलैंड वही था जहां फ्यूचर में नेपोलियन ने 1 साल कैद काटनी थी। पुर्तगाल ने अफ्रीका में जो कॉलोनीज गियाना थी उसका एक पार्ट फ्रांस को दे दिया, और उसके साथ ये भी तय हुआ कि वो मुल्क जो फ्रांस के दोस्त हैं या जिनसे फ्रांस का एग्रीमेंट है वो ब्रिटिशर्स के शिप्स को जाने की परमिशन नहीं देंगे। देखा जाए तो नेपोलियन अभी तक ब्रिटिशर्स से रिवेंज लेने के लिए तैयार बैठा था। वो जानता था कि ब्रिटिशर्स को अगर हराना है, गिराना है, तो जो ट्रेड सिस्टम उन्होंने पूरे वर्ल्ड में बना रखा है पहले उसे तोड़ना होगा। और पूरे यूरोप में उस वक्त सिर्फ इंग्लैंड ही एक ऐसी ताकत थी जो नेपोलियन के आगे खड़ी थी। बाकी तो सब नेपोलियन की शहंशाहियत, बादशाहत को एक्सेप्ट कर चुके थे। यहाँ एक और ताकत थी जिसका इन्फ्लुएंस था पूरे यूरोप पे, और वो थी रूस। रूस में उस वक्त ज़ारपाल जो है वो बादशाह था। रूस का ज़ारपाल बादशाह नेपोलियन की बढ़ती फेम, सक्सेस और जंग करने और जीतने के तरीके को, मेथड को बहुत पसंद करता था। ज़ार भी इंग्लैंड से, ब्रिटिशर्स से खार खाए बैठा था, और अब उसे अपना एक दोस्त और मिल गया था जो कि नेपोलियन था। नेपोलियन और ज़ार में पहले थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स थे जो बाद में ख़त्म हो गए थे। ऑटोमन ज़ार चाहता था कि किसी तरह ऑटोमन से कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे अब इस्तांबुल कहा जाता है, वो ऑटोमन से छीन ले, और इस काम के लिए वो नेपोलियन की मदद चाहता था, बिकॉज ये काम इतना भी आसान नहीं था। नेपोलियन ने कह तो दिया था कि मैं आपके हर बैटलफील्ड में आपके साथ हूँ, पर अंदर ही अंदर नेपोलियन जानता था कि अगर रूस ने कॉन्स्टेंटिन इस्तांबुल को कैप्चर कर लिया तो वो भी दूसरा इंग्लैंड बन जाएगा, नेपोलियन का जीना हराम कर देगा। नेपोलियन ने ज़ार को माल्टा का आइलैंड देने को कह दिया। माल्टा का आइलैंड वैसे भी अब ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ रहा था। नेपोलियन ने माल्टा के आइलैंड को इजिप्ट जाते हुए कैप्चर तो कर लिया था, लेकिन नेपोलियन के पास ऐसी नेवी नहीं थी जो इसके माल्टा पर कब्जे को कंटिन्यू रख पाती। सो इसने सोचा क्यों ना आइलैंड को रूस को दे दिया जाए। इस तरह एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे। एक तो आइलैंड पर फंसी नेपोलियन की फोर्सेस वापस आ जाएंगी, और दूसरा इंग्लैंड और रूस एक दूसरे के आमने सामने होंगे, दोनों में लड़ाई शुरू हो जाएगी। नेपोलियन पहले भी रूस को अपने फेवर में करने की सोच रहा था, और उसने ऐसा करने के लिए एक जंग में जब उसके पास रूस के बहुत सारे फौजी आए थे कैदी बनकर, तो नेपोलियन ने बगैर किसी एग्रीमेंट, कोई शर्त लगाए बगैर उन सबको वापस रूस भेज दिया था, आज़ाद कर दिया था। नेपोलियन ने 16 दिसंबर 1800 में रूस के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट किया था, और इस एग्रीमेंट में रूस के साथ मिलकर उसने कहा कि जो भी इंग्लैंड का ट्रेड रूट है हम उसे ख़त्म करेंगे, उसके इफेक्ट को ख़त्म करेंगे, और इंग्लैंड ब्रिटिशर्स का बिजनेस जो है उसे पूरे के पूरे यूरोप से उखाड़ बाहर फेंकेंगे। उस माल से जो है यूरोप, इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था। ब्रिटिशर्स की फाइनेंशियल कंडीशन को डिस्टेबलाइज करने की एक योजना बना रहा था नेपोलियन। इंग्लैंड ने भी फ्रांस से पीस ट्रीटी करने का ऐसे में सोचा कि यार अगर हमारा बिजनेस ख़त्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो इंग्लैंड ने बोला कि क्यों ना अब नेपोलियन के साथ पीस ट्रीटी कर ली जाए। सही है। तो 25 मार्च 1802 को द पीस ऑफ अमाइंस पर साइन किए गए, और यूरोप में टोटल पीस की कंडीशन बन गई। देखने में तो सब ठीक लग रहा था, जिस तरह तूफान के आने से पहले कुछ देर खामोशी सन्नाटा होता है, इस तरह आगे चलकर इसे भी वही खामोशी प्रूव होना थी। द पीस ऑफ अमाइंस में यह तय हुआ कि लंका और ट्रेंडे को छोड़कर बाकी जितनी भी कॉलोनीज हैं वो फ्रांस, स्पेन और हॉलैंड को वापस दे दी जाएंगी, और जो माल्टा का आइलैंड इंग्लैंड ने दोबारा कैप्चर कर लिया था वो भी फ्रांस को वापस दे देंगे। फ्रांस ने नेपल्स और पोप की जो स्टेट्स थी वहां से अपनी फोर्सेस को वापस बुलवा लिया, और इटली का एक पार्ट भी नेपोलियन ने वापस कर देने का एग्रीमेंट किया। नेपोलियन ने एग्री किया। जब ये एग्रीमेंट हुआ तो इसमें बहुत हद तक
फ्रांस की जीत हुई थी। फ्रांस का स्टेटस पूरे यूरोप में बढ़ गया था। इंग्लैंड भी, जो कि अब तक नेपोलियन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, उसे भी नेपोलियन को एक्सेप्ट करना पड़ा। जो फ्रांस 10 साल पहले भूखों मर रहा था फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले, आज वो दुनिया में एक बड़ी पावर बनकर उठा था। और जब नेपोलियन ने देख लिया कि अब अमन है, पीस है, तो उसने फ्रांस में रिफॉर्म किए। इन रिफॉर्म्स को हम अपने अगले लेक्चर में कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।